नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपनी इस क्लास में। दोस्तों, आज सब इंस्पेक्टर परीक्षा का जो पेपर है वो आयोजित हो चुका है। शाम की जो पारी थी जिसमें जीके और जीएस के जो क्वेश्चन आए, उन सभी 100 प्रश्नों की आइए हम चर्चा करते हैं बहुत ही शानदार और ऑथेंटिक सोच के साथ में। प्रत्येक प्रश्न का आपको उत्तर बताया जाएगा। बिना किसी देरी के चलते अपने दोस्तों पेपर और दोस्तों पेन को लेकर बढ़ जाएंगे। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं उन सभी की चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने दोस्तों कि 31वें एनुअल क्रिटिक चॉइस अवार्ड जो कि 2026 में दोस्तों ये प्रदान किया गया था, जो कि अमेरिका की दोस्तों एक सोसाइटी जिसका नाम है क्रिएटिव चॉइस एसोसिएशन, इसके द्वारा और एक कनाडा के द्वारा दोस्तों ये दोस्तों जो अवार्ड दिया जाता है, कहा गया है कि ये अवार्ड दोस्तों जो कि फिल्म श्रेणी में दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार या विजेता युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये आप लोगों को बताना था। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का दोस्तों जो अवार्ड है वो दोस्तों तिमोथी चालमेट को मिला है, ये भी सही बात है दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड है वो जेसी बकली को दिया गया है, जबकि सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म रही है वन टेबल आफ्टर अनादर रही है, ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन दोस्तों इसमें ऑप्शन जो ए है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ जो निर्देशक का दोस्तों जो अवार्ड है वो दोस्तों थॉमस एडरसन को मिला है। किसको मिला है दोस्तों? थॉमस जो एडरसन थे दोस्तों उनको मिला था। इस वजह से ऑप्शन नंबर जो एक है वो गलत हो जाएगा। आइए दोस्तों चर्चा करते हैं दूसरे ऑप्शन की ओर। दोस्तों आप अपने दोस्तों पेपर और कॉपी को साथ में लेकर बढ़ जाइए। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आंसर की साथ में दोस्तों मिलान कीजिएगा। प्रत्येक 100 प्रश्नों की चर्चा करते हैं बिना किसी देरी के, चलते नो बकवास के साथ में। दोस्तों अगला प्रश्न है कि मिलोना कार्तिना जो कि 2026 के शीतकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए आरिफ खान ने कौन सी स्पर्धा में दोस्तों कोटा प्राप्त किया था, ये बात आपको है। दोस्तों एक स्लो में दोस्तों जो स्कीमिंग होती है इसमें दोस्तों इन्होंने कोटा हासिल किया था। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन बीसीसीआई सीनियर विमेन्स वनडे ट्रॉफी 2026 के लिए राजस्थान की जो सीनियर महिला क्रिकेट टीम की जो कप्तान थी उसका नाम आप लोगों को पूछा गया है दोस्तों। तो वो रही थी सुमित्रा जाट। सुमित्रा जाट की बात करें तो राजस्थान की जो क्रिकेट की दोस्तों जो महिला है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी इंपोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा कि डेनमार्क के प्रधानमंत्री का क्या नाम है जो कि अभी हाल ही में ग्रीनलैंड के मामले में चर्चा में थे। दोस्तों आप जानते हो एक ऐसा आइसलैंड है दोस्तों जिसे ग्रीनलैंड के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारे यूरोप जो है उसके दोस्तों हमेशा पश्चिम की जो दिशा में वहां पर स्थित है। लेकिन अभी डेनमार्क के दोस्तों एक प्रधानमंत्री हुए थे जिन्होंने इसके बारे में कुछ अशब्दार्थ के रूप में दोस्तों काफी चर्चा में रहे थे। डेनमार्क के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम आता है दोस्तों मेटे फ्रेडरिक्सन। क्या नाम है दोस्तों? मेटे फ्रेडरिक्सन। तो ये दोस्तों काफी चर्चा में रहे थे, ये बात आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से नौसैनिक पोतों में से कौन सा जनवरी 2026 में कोची से सागर मैत्री दोस्तों एक अभियान है जिसका नाम है SM5 के 5वें संस्करण के लिए दोस्तों ये रवाना हुआ है, इसका नाम आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा INA दोस्तों एक सागर धवनी नाम का एक जहाज था जो कि सागर मैत्री के तहत में दोस्तों यहाँ से क्या हो चुका है दोस्तों रवाना हो चुका है जनवरी 2026 में। ठीक है दोस्तों इंपोर्टेंट है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा कि 11 फरवरी 2026 को प्रस्तुत राजस्थान के बजट 2026-27 में राजस्थान फाउंडेशन के दोस्तों कितने नए चैप्टर प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। दोस्तों मैंने आप लोगों को अभी हाल में दोस्तों एक टॉपिक कराया था राजस्थान बजट 2026, उसमें से दोस्तों हूबहू क्वेश्चन ही पूछा गया है दोस्तों कि दोस्तों इसमें जो 14 चैप्टर है इसकी दोस्तों शुरुआत की थी राजस्थान फाउंडेशन के तौर पर दोस्तों। ठीक है बजट 2026 में, और 11 फरवरी को जो वित्त मंत्री थी दोस्तों दिया कुमारी जी, उनके द्वारा ये बजट प्रस्तुत किया गया था। अगर आपने बजट वाली क्लास जाकर नहीं देखी तो जरूर देखेगा, क्योंकि दोस्तों कल मॉर्निंग में जो पेपर है उसमें हूबहू क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा बजट से। तो 14 चैप्टर की शुरुआत की गई थी, ऑप्शन नंबर जो 4 है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि जनवरी 2026 में योनेक्स सनराइज इंडिया दोस्तों जो ओपन जो कि बैडमिंटन का है दोस्तों, इसमें पुरुषों का एकल खिताब जीतने वाले लिन चू ई का संबंध किस देश से, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो दोस्तों ये ताइवान के, देखिए दोस्तों चाइना है ना, उस चाइना का एक छोटा सा भूभाग है जिसे हम दोस्तों ताइवान के नाम से जाना जाता है, चीनी ताइपे। तो ये वहां के रहने वाले थे दोस्तों लिन चुन ई, तो ये याद रखना। और बैडमिंटन के खिलाड़ी थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों एकल खिताब जीता है पुरुषों वाला दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा कि ट्रांस ओशनिस सेल अभियान जो कि लोकायन 2026 के संदर्भ में निम्नलिखितों पर दोस्तों विचार करें तथा सही विकल्प का चयन आप लोगों को करना है। 10 महीने का ये अभियान 13 देशों के 18 विदेशी बंदरगाहों को कवर करने वाला है दोस्तों, ये बात दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। इस अभियान के लिए भारतीय नौसेना के सेल ट्रेनिंग शिप INS सुदर्शनी की तैनाती की गई थी दोस्तों, ये भी बात आपको याद रखनी। ऑप्शन नंबर 1 और 2 तो बी दोनों सही है दोस्तों।
ऑप्शन नंबर जो 4 है वो राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं जो कि आप लोगों के सामने दोस्तों ऐसा है जो ये पेपर है दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों, आने वाले समय में दोस्तों एग्जाम में दोस्तों रिपीट हो सकता है। प्रश्न है कि श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान, दोस्तों राजस्थान में एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान। इस सम्मान के संदर्भ में यह अवार्ड दोस्तों गीतकार और अभिनेता पीयूष मिश्रा को जनवरी 2026 में आयोजित जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल जो सम्मान है 2026 से दोस्तों दिया गया है। ये बात आपको याद रखनी है, 2026 का जो ये अवार्ड है वो पीयूष मिश्रा जी को मिला है। एकदम ऑप्शन नंबर 1 तो बिल्कुल सही आता है। जबकि इस बात की बात करें तो इस सम्मान की शुरुआत वर्ष 2020 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के मंच से हुई थी। दोस्तों 2020 से नहीं हुई थी दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है 2016 से। कब से होती है दोस्तों? 2016 से इसकी शुरुआत होती है। ऑप्शन नंबर 2 जो बी और राइट हो जाएगा, केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर 2 जो 2 है और राइट हो जाएगा। आइए दोस्तों चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की और आप लोगों के सामने है कि जनवरी 2026 में भारत के उपराष्ट्रपति ने सिंग डांस एंड लीडरशिप लेसन फ्रॉम द लाइफ ऑफ द श्री प्रभुलाद, इनके गाओ नाचो एंड नेतृत्व करो श्री लाल प्रभुपाद के जीवन के नेतृत्व में नाम से दोस्तों एक पुस्तक का विमोचन किया गया था। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? इस पुस्तक के जो लेखक आते हैं वो आते हैं हिंदोला सेन गुप्ता। ये बात याद रखनी, ऑप्शन नंबर 2 जो राइट है वो हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया था, ये भी बात आपको याद रखनी जनवरी 2026 में। अगला प्रश्न है कि राजस्थान महिला टीम ने जनवरी 2026 में वाराणसी में दोस्तों, जो वाराणसी दोस्तों हमारे यूपी के अंतर्गत, वहां पर दोस्तों एक 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल की दोस्तों जो प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। इस बॉलीवुड प्रतियोगिता में दोस्तों कांस्य पदक जीतने के लिए किस टीम को हराया था दोस्तों? ठीक है दोस्तों, राजस्थान की महिला टीम ने, ये आप लोगों को बताना है। तो इन्होंने दोस्तों जो हरियाणा की दोस्तों जो टीम थी वॉलीबॉल की उसको हराया था। किसने? राजस्थान की ने। तो ये बात आपको याद रखनी, ऑप्शन नंबर जो 4 है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा कि किस विद्यालय ने जवाहर नवोदय विद्यालय की 26वीं दोस्तों राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 में प्रथम पुरस्कार दोस्तों प्राप्त किया है दोस्तों? तो इसका दोस्तों आप लोगों ने पता कहा दोस्तों, जो हमारे सूरतगढ़ में दोस्तों एक जवाहर नवोदय विद्यालय दोस्तों उसके द्वारा दोस्तों ये अवार्ड दोस्तों मिला है दोस्तों। तो पीएम श्री जवाहर नवोदय जो विद्यालय सूरतगढ़ श्री गंगानगर सेकंड का दोस्तों इसको मिला है। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, ये बहुत ही शानदार प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है कि राजस्थान सरकार ने मातृ एवं शिशु पोषण स्वास्थ्य के सुदृढ़ करने के लिए एक प्रेरणा अभियान 2.0 की दोस्तों अभी हाल ही में शुरुआत की गई थी राजस्थान सरकार के द्वारा। इस प्रेरणा 2.0 जो 2.0 है दोस्तों जो अभियान है, इसमें के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए। ये अभियान 22 जनवरी से 22 फरवरी 2026 तक चलाया गया। ये बात गलत हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि राजस्थान सरकार ने दोस्तों जो ये अभियान चलाया था, ये चलाया था दोस्तों 19 जनवरी से। तो दोस्तों 19 जनवरी से दोस्तों 19 फरवरी की बात आती है, 2026 के बीच में ये अभियान चलाया गया था। ऑप्शन नंबर जो 1 है वो गलत हो जाएगा। इस अभियान के तहत ICDS सेवाओं से वंचित सभी पात्र लाभार्थियों प्लस गर्भवती जो महिलाएं दोस्तों जो की शुरुआत के 3 महीने से होती है, वह धात्री महिलाएं तथा 0 से 6 वर्ष के बच्चों और आकांक्षी जिलों में किशोरी बालिकाओं का पंजीकरण किया गया। ऑप्शन नंबर 2 जो बी है वो राइट हो जाएगा। इसमें केवल 2 सही है दोस्तों, 1 गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो 3 है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। आइए चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की और आप लोगों के सामने दोस्तों वामनवास कंकर पंचायत, दोस्तों अभी हाल ही में ग्राम पंचायत काफी चर्चा में रही थी राजस्थान में दोस्तों। जनवरी 2026 की जैसी शुरुआत होती है तो उसका नाम है दोस्तों वामनवास कंकर पंचायत, जो कि जनवरी 2026 में राजस्थान की प्रथम पूर्णतः जैविक ग्राम निकाय बन चुकी है दोस्तों। याद रखना, पूरी तरह से जैविक आधारित ग्राम पंचायत जिसका बनी है वो दोस्तों वामनवास कंकर पंचायत, जो कि अभी हाल ही में राजस्थान का एक नया जिला मिला है जिसका नाम है कोटपुतली बरोड जिला। इस कोटपुतली बरोड जिले की एक नई पंचायत है दोस्तों जिसका नाम है वामनवास कंकर पंचायत दोस्तों, जो कि पूर्णतः राजस्थान की प्रथम जैविक ग्राम पंचायत बन चुकी। ये बात आपको याद रखनी। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, ये दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों जो आपको सोल्व करना था, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। 17 जनवरी से 19 जनवरी 2026 तक दोस्तों जयपुर में मेलोडी ऑफ कलर्स के नाम से दोस्तों एक 3 दिवसीय प्रदर्शनी आयोजित हुई थी। आप लोगों ने अखबार में काफी चर्चा में भी रही थी उस समय में दोस्तों। तो इस 3 दिवसीय दोस्तों जो एकादशी प्रदर्शनी आयोजित हुई थी, इस प्रदर्शनी में निम्नलिखित कलाकारों में से किसने जल रंग से कृतियों का प्रदर्शन किया था? ये बात आपको याद रखनी, बहुत ही शानदार प्रश्न बन सकता है दोस्तों। और ये भी याद रखना है कब से कब आयोजित हुई थी, 17 जनवरी से 19 जनवरी 2026 के बीच में आयोजित हुई थी।
नाम क्या था दोस्तों, मेलोडी ऑफ कलर्स नाम से। दोस्तों ये 3 दिवसीय प्रदर्शनी थी, जिसमें दोस्तों जो सुषमा जो महाजन थी, इसके द्वारा जल रंग से कृतियां जो है वो प्रदर्शित की गई थी। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ये दोस्तों मेथ का क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में अगर 912 रुपए हो जाती है, तो 3.5 वर्षों में दोस्तों ये 996 हो गई थी, तो मूल राशि आप लोगों को बतानी है। तो जो 800 रुपए हो जाएंगे वो आपको याद रखने, ऑप्शन नंबर जो 3 है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों कि एक परिवार में डी एफ, दोस्तों ये दोस्तों आपके रीजनिंग का प्रश्न है। अगर मैं सीधा इसका आंसर बताना चाहूं तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो राइट हो जाएगा। इसमें दोस्तों जो पूछा गया है कुल पुरुषों की संख्या 5 हो जाएगी। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दोस्तों, पी क्यू आर दोस्तों एक ताश के कुल 9 पत्ते हैं, जिनमें से दोस्तों 4 बादशाह, 4 बेगम और एक जोकर है, और जो किस प्रकार से वितरित किए गए। क्यू के पास में दोस्तों 2 पत्ते हैं और पी के पास में दोस्तों 3 पत्ते। आप इस क्वेश्चन को दोस्तों ऐसे देखिए कि दोस्तों जो क्यू है ना, इसके पास में कितने पत्ते, केवल 2 पत्ते। पी के पास में कितने पत्ते हैं दोस्तों, जो पी है इसके पास में 3 पत्ते हैं। कितने पत्ते हैं, 3। और आर के पास में 4 पत्ते। आर के पास में कितने पत्ते हैं दोस्तों, 4 पत्ते हैं। व्यक्ति जिसके पास में अधिकतम पत्ते हैं उसके पास जोकर नहीं है, यानी कि दोस्तों जो अधिकतम दोस्तों जिसके पास में दोस्तों जो पत्ते हैं इसके पास, इसमें दोस्तों जिसमें इसके पास क्या नहीं है भाई साहब, जोकर नहीं है। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक के पास कम से कम एक बादशाह है और क्यों के पास में 2 बादशाह है। अगर क्यों के पास दोस्तों अगर हम बादशाहों की बात करें तो अपने पास बादशाह कितने हैं दोस्तों, 4। तो अगर दोस्तों 4 में से अगर 2 इसको दे दिए तो 2 यहाँ पर आ जाएंगे दोस्तों, एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा। क्यों के पास में दोस्तों हम आर के पास में जोकर नहीं रख सकते, क्यों का जो कोटा है वो दोस्तों पूरी तरह से बढ़ चुका है, तो जोकर को हम यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। इस वजह से दोस्तों कि प्रत्येक के पास कम से कम एक बादशाह है और क्यों के पास 2 बादशाह है। किसके पास 3 बेगम बची है भाई साहब, बेगम किसके पास बच जाएगी, पी के पास दोस्तों नहीं, आर के पास में बच जाएगी। तो इस वजह से जो ऑप्शन हमारा जो 3 है वो राइट हो जाएगा। आर के पास में 3 बेगम बचेगी, ऑप्शन नंबर जो 3 है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। कथन और कारण में, इन दिनों साइबर अपराध बढ़ रहे हैं। पुलिस ने तकनीकी ज्ञान एवं उपकरणों का नियमित रूप से अद्यतन करने पर साइबर अपराधों में कमी की जा सकती है। दोस्तों एकदम बात सही आती है। जनता में जागरूकता कार्यक्रमों को नियमित रूप से चलाए जाने से साइबर अपराधों में दोस्तों कमी लाई जा सकती है। दोस्तों ये भी बात सही है। अतः कथन 1 और कथन 2 जो दोनों है वो तर्क वो दोनों के दोनों इसका अनुकरण करते हैं। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। ये प्रश्न आप लोगों के सामने दोस्तों कि क्या पेट्रोलियम उत्पादों को वस्तु एवं सेवा कर के दायरे में लाना चाहिए। दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों पेट्रोलियम के दाम बहुत बढ़े हुए, डीजल हो चाहे पेट्रोल हो। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि क्या पेट्रोलियम उत्पादों को वस्तु और सेवा करके दायरे में लाना चाहिए। हाँ, पेट्रोलियम उत्पादों को वस्तु एवं सेवा करके दायरे में लाना चाहिए। ये देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। जैसे जैसे जीएसटी के दोस्तों जो पैसे वो सरकार के पास में जाएंगे, तो जो हमारी भारत देश की जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों उसमें उन्नति होगी। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो एक तर्क है वो बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर का तर्क ये कहता है कि नहीं, सभी राज्यों की अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी। अर्थव्यवस्था नष्ट नहीं होगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो तर्क नंबर 2 है वो गलत हो जाए तो केवल एक तर्क है वो मजबूत है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, 2 है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है और आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, अभी हाल ही में शायद थोड़ी दिन पहले भी दोहरा आरपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। राजस्थान के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राजस्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत उत्कृष्ट शिक्षकों और वैज्ञानिकों को दिए जाने वाले युवा वैज्ञानिक पुरस्कार के लिए राजस्थान में अवस्थित किसी उच्च शिक्षा संस्थान जिसे आरएमडी संगठन में शिक्षण योग्य जो वैज्ञानिक है उनके दोस्तों जो आयुष के न्यूनतम दोस्तों जो अनुभव है कि 5 वर्ष का माना जाता है। ऑप्शन नंबर जो 1 है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि खाद्य टीकों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करके सही उत्तर का आप लोगों को चयन करना है। दोस्तों जो खाद्य जो टीके होते हैं वो दोस्तों पौधों से प्राप्त होते हैं। तो ये ट्रांसजेनिक जीवाणुओं के द्वारा उत्पादित पुनर्यौगिक प्रोटीन होते हैं। जीवाणु के द्वारा नहीं बल्कि दोस्तों पौधों के द्वारा दोस्तों ये दोस्तों प्रोटीन है ये दोस्तों प्रयुक्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो दोस्तों गलत हो जाएगा, कथन 1 गलत हो जाएगा। कथन नंबर 2 की चर्चा करें तो ये व्यक्ति को देने में दर्द रहित, कम लागत और सुगम संचयन वाले होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 तो जो कथन नंबर 2 है वो राइट हो जाएगा। इस वजह से दोस्तों कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। आइए चर्चा करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। लेकिन अभी तक दोस्तों आप लोगों ने दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों। वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर बटन दबाना और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आज के बाद में दोस्तों आपको रेगुलर क्लासें मिलने वाली है।
चाहे आप दोस्तों हिस्ट्री की हो, ज्योग्राफी की हो, पॉलिटिकल्स की, चाहिए 3 क्लास रोज की, और राजस्थान जीके की एक स्पेशल क्लास आप लोगों के लिए लगाई जाएगी, जहां से आपको हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दोस्तों कि मछली पालन में एक ही मछली के तालाब में 5 या 6 मछली प्रजातियों का संयोजन प्रयुक्त किया गया है। इसके संबंध में निम्न कथनों को पढ़े और सही विकल्प का आप लोगों को चयन करना है। दोस्तों कतला नाम की दोस्तों एक मछली होती है दोस्तों, कतला सतही भोजन लेने वाली एक प्रकार की मछली, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। रोहू नाम की मछली की बात करें तो दोस्तों आरपीएससी द्वारा ये क्वेश्चन दोस्तों आपको पता है 2024 में पहले भी पूछा जा चुका है। तो रोहू तालाब के मध्य क्षेत्र में भोजन करने वाली एक प्रकार की मछली, ऑप्शन नंबर 2 तो बी भी सही हो जाएगा। मरगल नाम की मछली और कॉमन कार्प नामक दोस्तों जो मछली है, ये तालाब की तली से भोजन लेने वाली मछलियां है। तो दोस्तों ये मछलियां आपको याद रखनी इंपोर्टेंट है, आने वाले समय में यही भी क्वेश्चन बन सकता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों जो सी है ये भी राइट हो जाएगा। ए और बी और सी दोस्तों सही है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दोस्तों कि कौन सी आर्थिक महत्व की वृक्ष प्रजाति, एक ऐसी कौन सी वृक्ष की प्रजाति दोस्तों जो कि आर्थिक महत्व की है, जिसकी अभी हाल ही में राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड के द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त पादप की प्रजाति में दोस्तों इसको दोस्तों शरण दी गई है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो एक है वो राइट हो जाएगा। एनोगाइसी दोस्तों जो सेरिसिया वेरू निमुलेरिया नाम की दोस्तों एक पौधे की प्रजाति है, जिसे अभी हाल ही में दोस्तों गंभीर रूप से दोस्तों संकटग्रस्त श्रेणी में दोस्तों शामिल किया गया है राजस्थान के जो राज्य जैव विविधता बोर्ड है उसके द्वारा। तो ये काफी चर्चा में रहा था दोस्तों, अखबार में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के संबंध में यूएनईपी के आधिकारिक हैशटैग व वैश्विक उत्सव के मेजबान देश का सही युग्म आप लोगों को बताना है दोस्तों। तो जो बीट प्लास्टिक दोस्तों, जो पोल्यूशन है दोस्तों, ये दोस्तों दक्षिण जो कोरिया गणराज्य देश है उसकी थीम रही थी, ये बात याद रखनी। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में बायोस्फीयर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का आप लोगों को चयन करना है। 15 जनवरी 2026 तक दोस्तों जो अपडेट डाटा है वो आप लोगों को बताना था, क्योंकि दोस्तों ये चर्चा में अभी इस वजह से रहा था क्योंकि आपको पता है नवंबर दिसंबर के लगभग दोस्तों काफी चर्चा में रहा था दोस्तों बायो रिजर्व, और इस वजह से क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि भारत में वर्तमान में 18 अधिसूचित बायो रिजर्व है दोस्तों, जिनमें से 13 को दोस्तों यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व में दोस्तों शामिल किया गया है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी। ऑप्शन नंबर दोस्तों जो एक है वही राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों। इस प्रकार का दोस्तों जो प्रश्न है वो आप लोगों से पहले भी आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है, ठीक है, और कई बार दोस्तों यूपीएससी में इस प्रकार के प्रश्न बनते रहे हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कृत्रिम मधुर को, यानी कि दोस्तों जो कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल तरीके से दोस्तों जो मीठे दोस्तों जो उत्पादों के तौर पर जिनकी दोस्तों पहचान की गई है, किसका गन्ने की चीनी की तुलना में माधुर्य मान दोस्तों जो सबसे अधिक है। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों जो एलिटीन होता है, इस एलिटीन की दोस्तों जो चीनी की जो मात्रा होती है इसमें वो कई गुना होती है दोस्तों गन्ने की तुलना में, लगभग कहा जाता है कि 2000 गुना मानी जाती है कि एक बूंद आप अगर गन्ने की डालते हो तो उसका 2000 गुना प्रभाव डालती है एलिटीन नामक दोस्तों एक कृत्रिम मधुरक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली के द्वारा दोस्तों एक अभी हाल ही में दोस्तों एक शोध अध्ययन किया गया था। इस शोध अध्ययन के अनुसार दोस्तों जो ग्रीन टी होती है, आप लोगों ने दोस्तों ग्रीन टी पी होगी, अगर नहीं पी है तो दोस्तों आज ही पीना शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छी चीज है दोस्तों। इस ग्रीन टी में पाए जाने वाला दोस्तों एक एंटीऑक्सीडेंट है जिसका जो गुणधर्म वाले पॉलीफिनोल, न्यूरोट्रांसमीटर और अमीनो एसिड को कृत्रिम करने वाले दोस्तों जो नैनो कणों से जुड़ा एक नया तरीका उपचार की क्षमता रखता है, वो दोस्तों अल्जाइमर रोग में, किसमें दोस्तों, तो अल्जाइमर रोग के लिए दोस्तों ये दोस्तों विशेषता की जो कड़ी है वो उसके लिए दोस्तों मानी जाती है। तो आप ग्रीन टी बहुत ही फायदेमंद है, ये आपको जरूर पिया कीजिए। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। किस प्रकार के हेपेटाइटिस के प्रभावी टीके व्यापक रूप से अभी दोस्तों उपलब्ध नहीं है। इनके आप लोगों ने दोस्तों हेपेटाइटिस के जो रोग है आप लोगों ने अक्सर अभी राजस्थान के दोस्तों जो DIPR के द्वारा या दोस्तों सूजस पत्रिका के द्वारा जब निकाली जाती है उसके कई रोज कहीं ना कहीं प्रतिदिन दोस्तों ये हेपेटाइटिस जो सी है इससे कई प्रकार के दोस्तों जो इसके विज्ञापन है वो दिए जाते हैं, क्योंकि इसके दोस्तों जो अभी ना कोई भी इलाज इसका मिला नहीं है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो सी है वो राइट हो जाएगा कि हेपेटाइटिस, ऑप्शन नंबर जो 4 है वो राइट हो जाएगा कि हेपेटाइटिस दोस्तों जो सी है इसका कोई भी प्रभावी टीका भी हाल ही में मिला नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो राइट हो जाएगा। अभी हाल ही अगला प्रश्न देखेगा दोस्तों कि समन्वयन 2025 के दौरान DRDO के द्वारा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण
साझेदारों को हस्तांतरित प्रौद्योगिकी के संदर्भ में कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलान करना है। तो प्रौद्योगिकी आप लोगों को दी गई है दोस्तों और इस प्रौद्योगिकी के बारे में आप लोगों को बताना है दोस्तों। तो D29 इलेक्ट्रॉनिक जो और फेयर दोस्तों जो सूट है दोस्तों, ये भारत इलेक्ट्रिकल्स दोस्तों जो बेंगलुरु है इसके द्वारा दोस्तों विकसित किया गया है, ये बात आपको याद रखनी है। जबकि दोस्तों बात करेंगे एथर्मर लेजर टारगेट जो जेनेटर आता है दोस्तों, ये दोस्तों जो पुणे की दोस्तों जो कंपनी थी उसके द्वारा विकसित किया गया है। जबकि नेट सेट हेड हेल्ड ऑप और नेट सेट दोस्तों जो मिनी टर्मिनल है, ये दोस्तों जो पंचकुला हरियाणा की दोस्तों जो कंपनी इसके द्वारा विकसित किया गया है। तो हमारा दोस्तों जो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो एक है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दोस्तों 35 प्रश्नों का हम सॉल्यूशन कर चुके हैं और लगभग दोस्तों हमारे कुछ 70 के लगभग प्रश्न और अभी बाकी है, अंत तक जरूर बने रहेगा। बहुत ही शानदार ऑथेंटिक सोर्स के साथ में आप लोगों को दोस्तों ये उत्तर की बताई जा रही है। अगला प्रश्न देखिएगा जो कि दोस्तों आप लोगों ने ये प्रश्न पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, जब दोस्तों आपने दोस्तों रीट एग्जाम 2022 का पेपर दिया होगा, ये पेपर में हूबहू क्वेश्चन ये पूछा गया था। प्रोटोकॉल जिसका नाम है दोस्तों IPv4 और दोस्तों IPv6, इसमें दोस्तों जो बिट्स की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो इनकी जो बिट्स की संख्या होती है तो IPv4 में होती है दोस्तों 32 और IV दोस्तों जो 6 होता है इसमें 128 होती है। ऑप्शन नंबर दोस्तों जो 2 है वो राइट हो जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न आप लोगों के सामने दोस्तों, ये साइंस का प्रश्न है, इस वजह से मैं इस प्रश्न को छोड़ रहा हूं, आप देख लीजिएगा इस प्रश्न को। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों कि दिसंबर 2020 से दिसंबर 2025 के बीच में के दौरान इसरो के द्वारा दोस्तों लगभग 22 उपग्रह दोस्तों वो लॉन्च किए गए थे। अखबार में काफी चर्चा में रहा था दोस्तों 2-3 दिन तक दोस्तों। इन 22 उपग्रहों में से दोस्तों आप लोगों को बताना है कि दोस्तों जो संचार यानी कि दोस्तों कम्युनिकेशन एंड दोस्तों जो नेविगेशन से संबंधित दोस्तों कितने थे? तो लगभग आप लोगों को बताना है। तो संचार के लगभग जो कितने थे दोस्तों 4 थे और नेविगेशन के कितने थे दोस्तों 2 थे। ऑप्शन नंबर दोस्तों जो 2 है वो राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों कि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने जब भी दोस्तों हम कक्षा 9 और 10 की साइंस की बात करते हैं, 11 12 की साइंस की बात करते हैं, कुछ इस प्रकार के दोस्तों जो बेसिक फैक्ट है वो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं दोस्तों कि आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर दोस्तों स्रोत दिए गए और उनके दोस्तों अम्ल के प्रकार आप लोगों से पूछे गए। इमली की बात करें तो इमली में आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों जो टार्टरिक नामक दोस्तों जो अम्ल है वो पाया जाता है। जबकि टमाटर की मैं बात करूं तो दोस्तों टमाटर में ऑक्जेलिक दोस्तों जो अम्ल है वो पाया जाता है। चीनी जो चींटी का डंक होता है इसमें दोस्तों मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है। कक्षा 10 की साइंस में आप लोगों ने हूबहू दोस्तों ये प्रश्न देखे होंगे, तो इस वजह से आप मिलान कर लीजिएगा दोस्तों, एक में 2 और बी में 1 और सी में सी। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों राइट है वो हो जाएगा। ठीक है, इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों कुछ दोस्तों योजनाएं आप लोगों को दी गई है और इनके मिलान करने के लिए दोस्तों बता दोस्तों जैसे मैंने इस प्रश्न को सॉल्यूशन किया तो ये दोस्तों इनके जो ऑप्शन है वो यहाँ पर बैठ नहीं रहे दोस्तों, इनके सामने तो दोस्तों ये फिक्स बैठ जाएंगे। इस वजह से दोस्तों ये प्रश्न है दोस्तों डिलीट हो जाएंगे, इनके ऑप्शन में किसी भी प्रकार से दोस्तों मिलान नहीं हो रहा है। अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों राजस्थान के दोस्तों जो आर्थिक समीक्षा है यहाँ से भी दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों से बहुत ही शानदार पूछा गया है दोस्तों कि वर्ष 2024-25 के राजस्थान के दोस्तों जो चालू कीमतों के सकल राज्य मूल्यवर्धन में जो सेवा क्षेत्र का दोस्तों जो योगदान है वो सर्वाधिक था। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2024-25 में राजस्थान का जो कृषि क्षेत्र है, इस कृषि क्षेत्र के में चालू कीमतों पर जो सकल राज्य मूल्यवर्धन में पशु संपदा का जो योगदान है ये सर्वाधिक था, ये भी बात दोस्तों बिल्कुल सही है। 2024-25 में राजस्थान का जो औद्योगिक क्षेत्र है दोस्तों, इस औद्योगिक क्षेत्र के चालू कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन खनन और उत्खनन का योगदान न्यूनतम था। ये न्यूनतम नहीं था, ये बात दोस्तों गलत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो 3 है गलत हो जाएगा। 2024-25 में राजस्थान के सेवा क्षेत्र के दोस्तों सेवा क्षेत्र के चालू कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में व्यापार और होटल और रेस्टोरेंट का जो योगदान था वो सर्वाधिक था, ये बात भी दोस्तों बिल्कुल सही आती है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 2 तो 4 बिल्कुल सही है, तीसरा गलत हो जाएगा क्योंकि इसने यहाँ पर दिया है दोस्तों न्यूनतम ही, ये बात गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर जो 3 है वो राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न आप लोगों के सामने दोस्तों। नवनेरा बैराज दोस्तों जो कि ERCP परियोजना के तहत दोस्तों विकसित किया गया था, अभी हाल ही में दोस्तों इसका नाम बदल दिया गया है। इस नवनेरा दोस्तों जो बैराज दोस्तों इसका निर्माण किस नदी पर किया गया है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो ये इसका उत्तर किया गया दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, काली सिंध नदी के। काली सिंध नदी जैसे दोस्तों बारा और कोटा दोस्तों जिले के बीच में दोस्तों एक नदी बहती है जिसका नाम है काली सिंध नदी। इस काली सिंध नदी के ऊपर दोस्तों ये जो बांध है वो बनाया गया था और आपको पता है दोस्तों
जो इससे पूर्व हमारे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत जी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया था। ये भी बात आपको याद रखनी, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। जयपुर में मार्च 2025 से एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 12वें क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम का आयोजन किया गया था। यहाँ पर दोस्तों 3R से क्या तात्पर्य है दोस्तों, आप लोगों को पता है करंट अफेयर्स के बारे में दोस्तों ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है दोस्तों आरपीएससी के द्वारा, क्योंकि पूछा गया है मार्च 2025 में दोस्तों ये जो 12वें नंबर का दोस्तों जो क्षेत्रीय दोस्तों जो सम्मेलन था दोस्तों ये आयोजित हुआ था दोस्तों एशिया और प्रशांत क्षेत्र का जयपुर में दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। तो रिड्यूज रीयूज और रिसाइकल है, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। यहाँ पर 3R का मतलब है कक्षा 10th की जब हम साइंस की बात की करते हैं तो वहां पे जब हम पुनर्चक्रण का जो सिद्धांत पढ़ते हैं उसमें भी हम इसकी चर्चा करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। इंपोर्टेंट है दोस्तों करंट अफेयर्स के हिसाब से, अगर आपने करंट अफेयर्स के पुराने क्वेश्चन देखे होंगे तब ये प्रश्न आपका सही हो सकता था। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों कि गलत युग्म की पहचान करें और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को आप लोगों को बताना है दोस्तों। यानी कि गलत दोस्तों जो युग्म है वो आप लोगों को बताने हैं, सही है उसको छोड़ देना है। आस्था स्कीम उन परिवारों को आस्था कार्ड देना जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति 50% से अधिक असक्त वाले विशेष योग्य जन हो। दोस्तों यहाँ पर 50% नहीं बल्कि 40% वाले दोस्तों जो अधिक दोस्तों जो विकलांग व्यक्ति होते हैं, दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, उन्हें आस्था स्कीम का दोस्तों लाभ दिया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। नवजीवन दोस्तों योजना की बात करें तो नवजीवन योजना जो राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई थी, कहा गया था दोस्तों जो भी व्यक्ति नशे की आदि हो चुका है उनको दोस्तों नशे की जो लत है उसको छुड़ाने की बात कही जाती है। तो अवैध शराब के व्यवसाय में लिप्त समुदाय के कल्याण की दोस्तों जो स्कीम है ये बात दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगी। मिशन वात्सल्य की बात करें, जब भी आप लोग दोस्तों किसी भी चिकित्सालय में जाते होंगे तो कहीं ना कहीं आपको फ्रंट पेज पे दोस्तों नजर आ जाता होगा दोस्तों मिशन वात्सल्य। मिशन वात्सल्य वो स्कीम है दोस्तों जहां पर अनाथ बच्चों के कल्याण की स्कीम है, ऑप्शन नंबर दोस्तों जो सी है ये भी राइट हो जाएगा। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम की बात करें तो रेगिस्तानी तथा पहाड़ी क्षेत्रों के विकास की स्कीम है दोस्तों ये गलत हो जाएगा। तो आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों गलत युग्म, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 और जो 4 है ये गलत हो जाएगा। इस वजह से हमारा जो ऑप्शन है की बात करें तो 1 और 4 गलत है, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना इंपोर्टेंट है दोस्तों, अंत तक बने रहेगा, आपको बहुत ही शानदार तरीके से इसकी दोस्तों जो आंसर की वो बताई जाएगी। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 में भारत के अन्य राज्यों के में कृषि उत्पादन में राजस्थान की स्थिति के बारे में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। खाद्यान्न दोस्तों राजस्थान का दोस्तों जो खाद्यान्न है इसका दो उत्पादन में दोस्तों प्रथम स्थान है, न कि दोस्तों तृतीय स्थान, इस वजह से दोस्तों यही वाला गलत हो जाएगा। मोटे अनाज में हमारा प्रथम स्थान है, दालों में दोस्तों तीसरा स्थान है और तिलहन में प्रथम स्थान है, ये भी बात आपको याद रखनी इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो चुका है और आप लोगों ने पता है दोस्तों इससे पहले भी जो पटवारी का दोस्तों जो एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था हूबहू दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों कि एनएसई थोक ऋण बाजार खंड के साथ अपना परिचालन शुरू किया है दोस्तों, एकदम सही बात आती है। 2012 में एनएसई ने छोटे और मध्यम उद्यमों की जो लिस्टिंग के लिए एनएसई इमर्ज नाम से दोस्तों एक प्लेटफॉर्म शुरू किया था, ये भी बात सही आती है। एक और दोस्तों जो बी है वो दोनों सही हो जाएंगे दोस्तों। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं जो बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के लिए दोस्तों कि राजस्थान में राज्य सुरक्षा दोस्तों जो कि सरस की दोस्तों लिए दोस्तों जो कवच बीमा योजना थी दोस्तों ये शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत दोस्तों जो दूध उत्पादक दोस्तों जो व्यक्ति होते हैं उन्हें कितना मुआवजा दिया जाता है, तो लगभग इन्हें दोस्तों 5 लाख रुपए का दोस्तों मुआवजा दिया जाता है, ऑप्शन नंबर जो बी और राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा दोस्तों कि राजस्थान व्यापार प्रोत्साहन नीति 2025 का मुख्य लक्षण या सहायक तंत्र कौन सा नहीं है दोस्तों, ये आप लोगों को बताना है। तो व्यापारियों को डिजिटल दोस्तों समर्थ बनाना है, ये भी दोस्तों राजस्थान का दोस्तों जो इसका दोस्तों लक्ष्य रखा गया था। ऋणों पर दोस्तों उनको ब्याज भी देना है, ये भी बात सही है दोस्तों। ऋण गारंटी उनको सहायता देनी, ये भी बात दोस्तों बिल्कुल सही है। 50% निर्यात को अवश्य करना, ये बात गलत हो जाएगी, ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न संस्थानों को उनकी स्थापना के कालक्रम में आप लोगों को बताना है दोस्तों प्राचीन से नवीन तक। दोस्तों अगर इसका कालक्रम देखा जाए तो दोस्तों ये दोस्तों ऑप्शन है वो दोस्तों यहाँ पर सही मैच नहीं करते हैं, इस वजह से भी दोस्तों ये प्रश्न है वो दोस्तों डिलीट हो जाएगा, क्योंकि नाबार्ड की स्थापना आप जानते हो दोस्तों सन 1982 में होती है। सेबी की स्थापना की बात करें दोस्तों ये सन 1988 में इसकी स्थापना होती है। सिडबी की बात करें दोस्तों सन 1990 के आसपास इसकी स्थापना होती है। ईसीजीएस की बात करें तो लगभग सन 1952-55 के लगभग इसकी स्थापना हो जाती है, इस वजह से ये दोस्तों कालक्रम सही बैठता नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें प्रश्न डिलीट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों कि केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित राष्ट्रीय दोस्तों विनिर्माण मिशन में
भारत के सकल घरेलू उत्पादन के में विनिर्माण क्षेत्र में योगदान के लिए क्या लक्ष्य रखा गया था? लक्ष्य ये रखा गया था दोस्तों कि लगभग दोस्तों 2035 तक दोस्तों 25% दोस्तों जो सकल घरेलू जो उत्पाद है उसमें दोस्तों विनिर्माण का दोस्तों लक्ष्य घोषित किया था। कितना दोस्तों? 25%। कब तक दोस्तों? 2035 तक। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा कि भारत सरकार ने वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से एक सर्वाधिक राजस्व कौन प्रदान करता है? आप जानते हो भारत सरकार हो दोस्तों चाहे वो राज्य सरकार हो, सबसे ज्यादा जो इनकम प्राप्त होती है वो आयकर से प्राप्त होती है। किससे मिलती है दोस्तों? इनकम टैक्स से ही मिलती है। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें दोस्तों कि मानव विकास रिपोर्ट 2025। दोस्तों इस क्वेश्चन को दोस्तों आने वाले लेब असिस्टेंट के लिए दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दीजिएगा। क्वेश्चन वहां भी दोस्तों क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट जो कि 2025 की दोस्तों अभी हाल ही में जारी की गई थी, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि इसकी थीम क्या थी। दोस्तों तो थीम की बात करें तो ये दोस्तों जो थीम थी वो एआई आधारित थी, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंट है उस पर आधारित दोस्तों ये थीम थी। इस वजह से तो हमारा पहला ही ऑप्शन दोस्तों जो गलत है वो हो जाएगा। मानव विकास की सूचकांक में भारत के पड़ोसियों की बात करें तो दोस्तों चीन हो गए दोस्तों। चीन के अलावा दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों श्रीलंका और दोस्तों जो भूटान, श्रीलंका भूटान और दोस्तों जो चीन है इसका दोस्तों जो मानव विकास सूचकांक है वो दोस्तों भारत से ऊंचा है। कितना है दोस्तों? भारत से ऊंचा। ये बात दोस्तों बिल्कुल सही है। बांग्लादेश का भारत के बराबर है, ये भी बात दोस्तों बात सही आती है। नेपाल, म्यांमार और जो पाकिस्तान है इसका भारत की श्रेणी से दोस्तों नीचे है दोस्तों, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो बी है वो एकदम सही है। ऑप्शन नंबर 2 बहुत ही शानदार पूछा गया है, कई एग्जामों में क्वेश्चन वो पूछा जरूर जाएगा दोस्तों। मानव विकास सूचकांक के 0 देखिए दोस्तों 0.700 से कम होने के कारण भारत का मध्यम मानव विकास श्रेणी में आता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर दोस्तों जो सी है वो भी राइट हो जाएगा, बी भी सही है। इस वजह से इसका जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी और सी सही है, क्योंकि जो इसकी जो थीम रखी गई थी ना दोस्तों वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित रखी गई थी। क्योंकि आपको पता है जो एआई है दोस्तों वो भी वर्तमान में काफी धमाल बचा रखा है इसने पूरे विश्व में दोस्तों। तो याद रखना ऑप्शन नंबर जो 4 है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा दोस्तों कि भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा निम्नलिखित से त्रुटिपूर्ण सूचीबद्ध है? तो 18 वर्ष की वयु से कम की जो महिला होती है उसे अगर सामूहिक बलात्कार में दंड या आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का दोस्तों प्रावधान किया गया है। तो अभी भारतीय न्याय संहिता नाम से दोस्तों जो कि 2023 में घोषणा की गई थी, इसमें कहा गया था कि अगर 18 वर्ष से कम की जो महिला अगर उसके साथ में दोस्तों बलात्कार किया जाता है तो उस व्यक्ति को दोस्तों या तो मृत्युदंड दिया जाएगा या आजीवन कारावास दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। महिला और बालक के विरुद्ध अपराध से संबंधित प्रावधानों का एक नया अध्याय दोस्तों इसे बीएनएस 2023 में जोड़ा गया था। ये भी बात आपको याद रखना इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है आरपीएससी के द्वारा। महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध विभिन्न अपराधों को जेंडर भेदभाव से रहित बनाया गया था, ये भी बात दोस्तों बिल्कुल सही आती है। बलात्कार पीड़िता का चिकित्सा प्रतिवेदन जांच अधिकारी के द्वारा 14 दिन के भीतर भेजा जाना प्रस्तावित है। दोस्तों ये 14 दिन नहीं होगा बल्कि दोस्तों 7 दिन के द्वारा दोस्तों जो चिकित्सा अधिकारी होता है दोस्तों मेडिकल दोस्तों जो ऑफिसर होता है उसके द्वारा ये भेजा जाता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो 4 है दोस्तों ये गलत हो जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है। आइए चर्चा करते हैं दोस्तों मुद्रास्फीति के बारे में। मुद्रास्फीति के दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा जाता है कहीं ना कहीं दोस्तों। आप जब सेकंड ग्रेड की तैयारी करो चाहे फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम की तैयारी, आरबीएससी की दोस्तों एनटीपीसी की तैयारी करो, किसी न किसी में इकोनॉमी का दोस्तों पर्सन है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुद्रास्फीति की बात करें दोस्तों तो इन्फ्लेशन दोस्तों इन्फ्लेशन की बात करें तो इसको नियंत्रित करने की दृष्टि से दोस्तों सरकार क्या कदम उठाएगी? सरकार ये कदम उठाएगी दोस्तों कि जो हमारा तो प्रत्यक्ष कर होता है इसको बढ़ा देगी। जो डायरेक्ट टैक्स होता है अगर इसको बढ़ा दिया जाएगा तो जो मुद्रास्फीति है दोस्तों उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों जो 3 है वो राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों कि अगर आप जो हमारा दोस्तों जो इंक्रीज बढ़ा देगा, जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसको बढ़ा दीजिए तो ये कंट्रोल हो जाती है दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक किस दर पर व्यापारिक बैंकों से पैसा उधार लेता है? इनके दोस्तों कभी कभी ऐसी भी कंडीशन आ जाती है दोस्तों कि जो आरबीआई होता है ना वो दोस्तों जो वाणिज्यिक जो बैंक होते हैं उनको पैसा उधार देता है तो वो देता है दोस्तों रेपो रेट पर। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारा रिजर्व बैंक है उसके पास में पैसा बहुत कम होता है और जो व्यापारिक बैंक है उनके पास में पैसा बहुत ज्यादा होता है। तो उन बैंकों से तो वो क्या करता है पैसा उधार लेने की कोशिश करता है और उधार लेगा तो भाई साहब व्यापारिक बैंकों को उसको क्या लौटाना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। तो जो व्यापारिक जो बैंक है तो ये जो बैंक है वो रिजर्व बैंक को पैसे उधार देंगे, ये किस रेट पर देंगे उसका नाम है तो रिवर्स रेपो रेट, आरआर जिसे के नाम से जाना जाता है तो रिवर्स रेपो रेट।
ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन जब रिजर्व बैंक तो व्यापारिक बैंकों को दोस्तों जो वो ब्याज देता है वो किस पर देता है, वो रेपो रेट पर देता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर जो हमारा 4 है वो राइट हो जाएगा, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि किस तारीख को राजस्थान में महिलाओं के मुद्दों को प्राथमिकता देने और उनको लागू करने के लिए तो राजस्थान में एक महिला आधिकारिक निर्देशालय की तो स्थापना की गई थी। आप लोगों को पता है 18 जून 2007 की बात आती है जब इस महिला आधिकारिक निर्देशालय की स्थापना की गई थी। तो जो ऑप्शन नंबर जो 3 है दोस्तों ये राइट हो जाएगा। चले दोस्तों अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। आप लोगों के सामने बहुत ही शानदार प्रश्न है। अब आ जाते हैं दोस्तों हम राजस्थान की ओर। लगभग दोस्तों राजस्थान के दोस्तों प्रश्न है वो आने शुरू हो चुके हैं। एक प्रश्न देखेंगे दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न आप लोगों के सामने दोस्तों। आरपीएससी का पेपर है दोस्तों और आरपीएससी के पेपर ने अपने आरपीएससी का एक क्वेश्चन पूछ चुका है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा लागू किए गए नवाचारों और उनको लागू होने के वर्ष का त्रुटिपूर्ण आप लोगों को पहचान करनी है। नवाचार का मतलब क्या है दोस्तों कि इन्हें किस प्रकार की जो योजना है वो किस प्रकार से लागू की थी वो आप लोगों से पूछा गया है। आगंतुक प्रबंधन प्रणाली जो कि 2018 में भाई साहब पहला ही ऑप्शन जो गलत है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आगंतुक प्रबंधन जो प्रणाली थी दोस्तों इसके द्वारा ये लॉन्च नहीं की गई थी। इसके द्वारा ये जो लॉन्च की गई थी दोस्तों नहीं सर दोस्तों ये सही है। आगंतुक प्रबंधन जो प्रणाली 2018 में थी ये बात सही है। जबकि ऑनलाइन दोस्तों जो एप्लीकेशन इसने 2012 से नहीं बल्कि 2011 से शुरू किया गया था। कब दोस्तों 2011 से ऑनलाइन एप्लीकेशन इसने शुरू मांगी थी आरपीएससी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो गलत हो जाएगा। माई एग्जाम माई ऑनलाइन रिव्यू जो ऐसे दोस्तों जो मेमोरी है 2013 से शुरू की गई थी, ये भी बात सही है, ये भी सही है। ऑनलाइन आपत्तियों पर दोस्तों इसने दोस्तों ऑनलाइन आपत्तियां कब से मांगनी शुरू की थी आरपीएससी के द्वारा, तो ये की थी इसने 2014 से, ये भी बात सही है। तो डी ऑप्शन नंबर जो 2 है वो गलत हो जाएगा। यार ना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की शुरुआत इसने वर्ष 2011 से ही कर दी थी, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के परिवर्तन के दौरान राजस्थान के राज्यपाल नहीं थे दोस्तों। तो राजस्थान का वो कौन सा राज्यपाल था दोस्तों जब अनुच्छेद 356 के दोस्तों राजस्थान में जो राष्ट्रपति जो शासन लगाया गया था उस राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल नहीं थे दोस्तों। तो बलिराम भगत रह चुके हैं, सरदार हुकुम सिंह भी आपको पता है दोस्तों रह चुके हैं दोस्तों, और धनिक लाल मंडल की बात करें तो दोस्तों ये भी रह चुके हैं। बसंत राव जो पाटिल थे ये राजस्थान के दोस्तों जो राज्यपाल है वो उस समय नहीं रहे थे, ये बात आपको याद रखनी। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा दोस्तों राजस्थान राज्य विधानसभा। दोस्तों जब भी आप लोग राजस्थान के दोस्तों व्यवस्थापिका की व्यय न्यायपालिका दोस्तों किसी भी प्रकार से दोस्तों अगर हम राजस्थान की राज्य जो प्रशासनिक व्यवस्था उसकी चर्चा करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों नेता विपक्ष के हो दोस्तों चाहे नेता प्रतिपक्ष के हो, ये आपको दोस्तों क्रम अक्सर याद रखना है। तो राजस्थान राज्य विधानसभा के विभिन्न सदनों में नेता विपक्ष के संबंध में दोस्तों सूची 1 और सूची जो दी गई है। प्रथम सदन दोस्तों जब आपको पता है दोस्तों उस समय दोस्तों जो नेता विपक्ष में रहे थे वो थे दोस्तों जसवंत सिंह। कौन थे दोस्तों? जसवंत सिंह। तीसरे सदन की बात करें तो दोस्तों तीसरे सदन में दोस्तों लक्ष्मण सिंह रहे थे। कौन रहे थे? लक्ष्मण सिंह दोस्तों। और जो सातवां दोस्तों जो सदन था उसमें भैरव सिंह शेखावत रहे थे, और 9वें सदन में दोस्तों रहे थे हरिदेव जोशी। तो ये बात आपको याद रखनी है, मिलान कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेगा कि भारत के नागरिक अधिकार पत्र के 6 सिद्धांत कौन से हैं। दोस्तों ये प्रश्न पहले भी आरपीएससी के द्वारा फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखना। तो नागरिक दोस्तों जो अधिकार जो पत्र होता है इसके दोस्तों कुछ 6 सिद्धांत है, उनमें दोस्तों आपको याद रखना है। नंबर 1 दोस्तों गुणवत्ता, नंबर 2 विकल्प, मानक, मूल्य और जवाबदेहिता और पारदर्शिता। क्वेश्चन ये भी बन सकता है आने वाले समय में दोस्तों आप लोगों से कि दोस्तों राजस्थान के जो भारत सरकार का जो नागरिक अधिकार पत्र है उसके दोस्तों जो 6 सिद्धांत है वो निम्न में से कौन सा नहीं है, ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो गुणवत्ता है, विकल्प है, मानक है, मूल्य है और जवाबदेहिता है और दोस्तों पारदर्शिता, ये इसके कुछ 6 सिद्धांत आते हैं जो आपको याद रखने इंपोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो राइट हो जाएगा। आइए चर्चा करते हैं दोस्तों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2026 के बारे में। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आप लोगों से दोस्तों आने वाले समय में दोस्तों कुछ बन सकता है, क्योंकि आने वाले समय में दोस्तों आरपीएससी के द्वारा दोस्तों पुलिस का दोस्तों जो एग्जाम है वो भी कराया जाना है दोस्तों, वहां भी दोस्तों ये क्वेश्चन हूबहू आप लोगों से पूछा जाएगा। तो देखेगा दोस्तों कि धारा सही युग्मों को आप लोगों को पहचान करनी है। धारा 290 समयबद्ध बहस की बात करती है, ये ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। 293 की बात करें तो आदतन अपराधियों के लिए बहस दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर जो बी है
ये गलत हो जाएगा। धारा 360 की बात करें तो अभियोजन की वापसी से पूर्व पीड़ित की सुनवाई, ऑप्शन नंबर जो गए ये भी राइट हो जाएगा। धारा 479 की बात करें तो विचाराधीन कैदियों को निरुद्ध किए जाने की दोस्तों जो अवधि है वो भी इसमें दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर एक ए और सी और डी सही है। ऑप्शन ए और सी डी की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर जो ए के वो राइट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो गलत है दोस्तों इसमें ख वाला, तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि विकसित भारत रोजगार आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण, दोस्तों अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, पहले दोस्तों जो नरेगा नाम से दोस्तों जो योजना चलाई जा रही थी उसका नाम अब बदल करके दोस्तों विकसित भारत जी राम जी योजना कर दिया गया है। 2025 में यह अधिनियम पारित हो चुका है और इस अधिनियम के द्वारा पूछा गया है कि केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार होती है इनके बीच में जो 90:10 का अनुपात का दोस्तों जो रेशियो है वित्त का दोस्तों वो किस राज्य पर लागू नहीं होता है, सिवाय दोस्तों, तो दोस्तों झारखंड में दोस्तों जो ये अनुपात है ना वो 60:40 है। कितना है दोस्तों? 60:40 है, जबकि उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 90:10 का दोस्तों ये रेशियो है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। तो झारखंड इसका दोस्तों उत्तर गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है दोस्तों आने वाले समय में, और बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों रिपीट हो सकते हैं आने वाले समय में, ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन है कि बेंगलोर में उस समय दोस्तों जो पंचायत के दोस्तों सदस्यों की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में के दौरान एकत्रित समूह को संबोधित करते हुए किस भारतीय दोस्तों कैबिनेट मंत्री ने पंचायती राज का समर्थन करते हुए कहा था कि मिस्टर हेगड़े, दोस्तों उस समय जो महाराष्ट्र की जो सरकार थी वहां पर दोस्तों जो मिस्टर हेगड़े थे वो जनता पार्टी से संबंधित थे, तो उन्होंने कहा कि मिस्टर हेगड़े जनता पार्टी से संबंधित हो सकते हैं और मैं कांग्रेस पार्टी से समर्थित हो सकता हूं, परंतु हम दोनों पंचायती राज पार्टी से संबंधित है। ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहने वाले थे दोस्तों उस समय तो भारत के जो कैबिनेट मंत्री थे दोस्तों, वो उनका नाम आता है दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो राइट हो जाएगा। इंपोर्टेंट है, ये फैक्ट आपको जरूर याद रखना है, आने वाले भविष्य में क्वेश्चन रिपीट होगा जरूर दोस्तों, इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिएगा कि राज्य सूची में परिणित किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित की विधि बनाने के लिए संसद को सशक्त करने के लिए राज्यसभा के संकल्प को अनुच्छेद 249 के अधीन जो समर्थित होना चाहिए, तो लगभग दोस्तों उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है आर्टिकल 249 के तहत में जो राज्यसभा होती है उस राज्यसभा को दोस्तों ये विधि ये पावर दी गई है कि वो राष्ट्रीय हित के संबंधित दोस्तों एक मुद्दा है, उस मुद्दे पर दोस्तों कानून बना सकती है कौन? राज्यसभा है, इसके लिए स्पेशल पावर दी गई है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद 145 के अनुसार अनुच्छेद 143 के अधीन निर्देशों की सुनवाई करने के प्रयोजन से बैठ के या बैठने वाले जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीशों की जो तो न्यूनतम जो संख्या है वो कितनी होगी? तो न्यूनतम जो संख्या होती है वो 5 होती है, यानी कि अगर आपके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच है अगर वो स्थापित की जाती है तो आर्टिकल 45 इस बात के कहता है दोस्तों कि आपके पास कम से कम 5 जो न्यायाधीश है वो होना अनिवार्य है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए दोस्तों। तो याद रखना ऑप्शन नंबर जो 3 है वो राइट हो जाएगा। 5 इसमें दोस्तों न्यायाधीश होते हैं, कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखेगा कि कथन 1 और कथन 2 दिए गए। भारतीय संघ की घटक इकाइयों को संघ से पृथक होने की दोस्तों स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं है, ये भी दोस्तों बात सही आती है कि भारत से दोस्तों कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता, याद रखना इंपॉर्टेंट है। भारतीय संघ उसकी इकाइयों के द्वारा एक समझौते का परिणाम नहीं है, ये भी बात सही है दोस्तों। कथन ए भी सही है और कथन बी भी सही है और व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों जो 2 है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा कि कौन सी राजनीतिक पार्टियां आपातकाल के बाद सन 1977 के चुनावों में संयुक्त विपक्षी गठबंधन में शामिल नहीं हुई थी दोस्तों। जैसे दोस्तों सन 1977 के बाद आती है सन 1900 जो हमारा आपातकाल लागू हुआ था, आपातकाल के बाद में दोस्तों कहा जाता है दोस्तों जो सीपीआई दोस्तों जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ दोस्तों इंडिया थी दोस्तों और दोस्तों जो डीएमके थी दोस्तों इन दोनों पार्टियों ने दोस्तों इसमें दोस्तों शामिल नहीं होती दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अब आपको दोस्तों बताना है दोस्तों कि सीपीआई की स्थापना कब हुई थी और सीपीआई दोस्तों जो एम थी इसकी स्थापना कब हुई थी। मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं, अगर आप लोगों ने दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास जाकर नहीं देखी तो जरूर जाके प्ले लिस्ट में जाकर देखे दोस्तों। हमने भारतीय संविधान, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के दोस्तों लगभग 50-60 वीडियो अपलोड कर चुके हैं।
आरपीएससी के 40 पेपरों का सॉल्यूशन हमने किया है, जहां से इस प्रकार के एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहे, सिवाय दोस्तों ये खतन जो खतन आप लोगों से पूछा गया था उस खतन को छोड़ के। तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है, दोस्तों प्लेटिनम लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको दोस्तों चाहते हैं कि मैं इन क्लासों को दोस्तों दोबारा डिजिटल बोर्ड पर लेकर आऊं, तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम आपके लिए दोस्तों इस सेवा को भी जरूर करने के लिए तत्पर रहेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की दोस्तों चर्चा करते हैं। नीति निर्देशक तत्व, दोस्तों एक ऐसा क्वेश्चन जो बाहर नहीं गया है कॉन्स्टिट्यूशन से, अगर आप क्लास को देख सकते हो तो जाकर जरूर देखें। डीपीएसपी, भारत के राज्य जो नीति निर्देशक दोस्तों जो तत्व जिसे डीपीएसपी के नाम से जाना जाता है, भारतीय संविधान के इसके प्रावधान जो है और इसके दोस्तों सही ढंग से दोस्तों जो मेल है वो खाता है दोस्तों। आर्टिकल 48 इस बात को खाता है दोस्तों कि कृषि और जो पशुपालन का जो संगठन है, ऑप्शन नंबर एक ही राइट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो अन्य दोस्तों जो अनुच्छेद दिए गए दोस्तों ये गलत है दोस्तों। तो याद रखना हम इसकी व्याख्या भी कर चुके हैं पहले भी दोस्तों, आप दोस्तों वीडियो जाकर जरूर देखें। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, जनगणना 2011 के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान के संदर्भ में। ग्रामीण दोस्तों जनगणना आप लोगों को बतानी है दोस्तों, लिंगानुपात बताना है, नगरीय बताना है और कुल बताना है। ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो दोस्तों 933 है, नगरीय की बात करें तो दोस्तों 914 है और कुल की बात करें तो दोस्तों 928 है दोस्तों। राजस्थान का लिंगानुपात ऑप्शन नंबर जो 3 है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा कि भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये आप लोगों को बताना है। भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम सन 1935 दोस्तों जो है हर किसी न किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूर्व पूछा जाता है। लेकिन इस प्रश्न की मैं आप लोगों से बात करूं तो दोस्तों ये प्रश्न दोस्तों अभी हाल ही में आरपीएससी के द्वारा पहले भी पूछा जा चुका है। तो ये इस प्रकार के बेहतरीन प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों जो सी ना ये पूछा जा चुका है आरपीएससी के द्वारा अभी हाल ही में दोस्तों। इस वजह से देखेगा कि प्रांतीय विधान परिषद को अपना बजट बनाने और करारोपण की शक्ति प्रदान की गई थी दोस्तों। बात एकदम सही आती है, कहा गया था कि प्रांतीय दोस्तों जो विधान परिषद होगी वो अपना बजट स्वयं बना सकती है और जो करारोपण की जो शक्ति है वो भी दोस्तों प्रांतीय विधान परिषद को दे दी गई थी इस अधिनियम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर एक तो दोस्तों सही है। उस समय दोस्तों लॉर्ड चैम्सफोर्ड भारत के गवर्नर जनरल थे, ये भी बात सही आती है। आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों माउंटेन्यू चैम्सफोर्ड दोस्तों और मार्ले मिंटो दोस्तों। जो सन 1909 का जो अधिनियम आता है ना इसे दोस्तों मार्ले मिंटो एक्ट कहते हैं, क्योंकि जो सन 1919 का था दोस्तों इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है, ये भी बात आपको याद रखनी है। प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों के अनुपात को बढ़ाकर 70% कर दिया गया था, ये बात एकदम सही बात आती है कि जो प्रांतीय विधान परिषद में जो निर्वाचित जो सदस्य थे उनका जो अनुपात है वो बढ़ाकर 70% कर दिया था, तो ये भी बात सही आती है। हस्तांतरित विषयों का संचालन गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारी परिषद के द्वारा किया जाएगा, ये बात गलत हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि इसका दोस्तों जो हस्तांतरित जो विषय होते थे इनके द्वारा इसके द्वारा नहीं किया जाता था दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर जो 4 है गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 2 3 सही है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों कि बहुत ही शानदार प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। ऋषभ देव, सेंद्रा, खेरवाड़ा और डाबला सिंगाना उपयुक्त में से कितने एस्बेस्टोस के खाने हैं दोस्तों, ये आप लोगों को बताने दोस्तों। आरपीसी के द्वारा इस प्रकार के जो प्रश्न है वो बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों डेवलपमेंट किए जा रहे हैं। अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं ना तो यूं मान के चलिए इनका लेवल दोस्तों बहुत ही अधिक है। देखिए दोस्तों ऋषभ देव आप सब जानते हो, ऋषभ देव जो कि उदयपुर में स्थित है, जो कि एस्बेस्टोस की खान मानी जाती है। सेंद्रा की बात करें जो कि दोस्तों पाली में, यहाँ पर भी दोस्तों एस्बेस्टोस मिलता है। खेरवाड़ा की बात करें तो दोस्तों यहाँ से भी दोस्तों एस्बेस्टोस मिलता है, लेकिन दोस्तों डाबला सिंगाना से नहीं मिलता है। तो केवल 3 सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो 4 है राइट हो जाएगा कि केवल 3 सही है जहां से एस्बेस्टोस मिलता है, डाबला सिंगाना से नहीं मिलता है, ये बात अभी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखेगा दोस्तों कि राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2025 आईएमडी जयपुर के द्वारा दोस्तों ये दोस्तों जारी की गई है दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों, और ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही शानदार है। हो सकता है दोस्तों ये प्रश्न आने वाले समय में दोस्तों पुनः रिपीट हो दोस्तों, मैं विश्वास के साथ में कहता हूं। क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2025 के अनुसार राजस्थान में सन 1901 से सन 2025 के दौरान किस वर्ष में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। क्वेश्चन देखिए दोस्तों बहुत ही शानदार है दोस्तों। बात आती है दोस्तों सन 1988 की, दोस्तों सन 1988 के लगभग दोस्तों सॉरी दोस्तों सन 1917 में दोस्तों जो सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई थी राजस्थान में दोस्तों, और कितनी की गई थी, कहा जाता है कि 844 मिलीमीटर जो है वर्षा है वो दोस्तों इसमें दोस्तों सर्वाधिक आंकी गई थी उस समय दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट हो जाएगा। तो 1917 आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट है। राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन के अनुसार 2024-25 के अनुसार किस जिला युग में सबसे कम
कुल वनावरण जो तो पाया गया है जो किलोमीटर में आप लोगों को बताना है। तो चूरू और जो हनुमानगढ़ है यहाँ का जो सबसे कम कुल वनावरण है, ये भी बात आपको याद रखनी है। वार्षिक प्रतिवेदन है दोस्तों, वो भी प्रशासनिक वाला याद रखना दोस्तों, प्रशासनिक प्रतिवेदन के अनुसार पूछा गया है 2024-25 के अनुसार चूरू और हनुमानगढ़ में दोस्तों सबसे कम कुल वनावरण है, याद रखना इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेगा दोस्तों कि सन 2022-23 में राजस्थान के किस जिले में मक्का के अंतर्गत जो क्षेत्रफल हेक्टेयर में जो सर्वाधिक है दोस्तों, तो आपको पता है दोस्तों भीलवाड़ा में दोस्तों जो वर्तमान में जो सबसे अधिक मक्का की जाती है प्रति हेक्टेयर के अनुसार में दोस्तों क्षेत्रफल की बात की जा रही है दोस्तों, यहाँ पर ये बात आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो राइट हो जाएगा, भीलवाड़ा। प्रश्न देखेगा दोस्तों, अगला प्रश्न है कि रिको ने कोटा और श्रीगंगानगर में एग्रो फूड पार्क की स्थापना की थी। दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों रिको के द्वारा दोस्तों जो एग्रो फूड पार्क की स्थापना दोस्तों 4 जगह की गई थी, जिसे आप लोगों ने दोस्तों कोटा है, जोधपुर है, अलवर है और श्रीगंगानगर है, ये बात आपको याद रखनी है। भिवाड़ी में जापानी औद्योगिक पार्क क्षेत्र विकसित किया गया था दोस्तों, ये भिवाड़ी दोस्तों है ना, इसमें नहीं किया गया था दोस्तों। आपको पता है जापानी जो औद्योगिक पार्क है दोस्तों, आप लोगों ने घिलोट का नाम सुना है दोस्तों और निमराना का नाम सुना है, वहां पर दोस्तों जापानी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो गलत हो जाएगा। सीतापुरा में विशिष्ट आर्थिक जोन है दोस्तों, ये भी बात सही है दोस्तों। सीतापुरा जो जयपुर है यहाँ पर दोस्तों जो सेज की स्थापना की गई है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 सी भी राइट है, तो ए और सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखें दोस्तों कि लसाड़िया का पठार किस झील के समीप स्थित है दोस्तों। मैंने आप लोगों को दोस्तों इससे पहले भी दोस्तों आप लोगों से बताया था और क्लास हमने स्टार्ट कर दी दोस्तों राजस्थान जीके की। अगर आप लोगों ने जाकर नहीं देखी तो जाकर जरूर देखें। हमने राजस्थान की जो क्लासेस शुरुआत की, यहाँ से हम आज से दोस्तों हमारी जो क्लास है वो पूरी तरह से रनिंग में रहेगी। एक क्लास हिस्ट्री की, एक क्लास ज्योग्राफी की और एक क्लास दोस्तों पॉलिटिकल साइंस की आएगी इंडियन लेवल की। जबकि राजस्थान में हमने फिलहाल दोस्तों राजस्थान के कल्चर और हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्लासेस शुरू की, आप जाकर जरूर देखें। खूब यहाँ से एग्जाम में आप लोगों को ट्यूशन देखने को मिलेगा। दोस्तों जब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लसाड़े का जो पठार है ना दोस्तों, ये जेठ झील के दोस्तों पूर्व में स्थित है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो 4 है वो राइट हो जाएगा। जेठ झील के पूर्व में दोस्तों ये जो लसाड़े का जो पठार है वो स्थित है, ऑप्शन नंबर जो 4 है वो राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कई बार आरपीएससी के द्वारा पूछा पहले भी जा चुका है। अगला प्रश्न देखेगा दोस्तों कि कुछ खाने आप लोगों को दी गई दोस्तों लो एस की दोस्तों भारत की जो खाने है वो आपको दोस्तों सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। धारवाड़ के जो लोएस की दो खान है दोस्तों ये दोस्तों कर्नाटक में पाई जाती है, ये भी बात आपको याद रखनी है। गुरु महिसानी की बात करें तो दोस्तों ये ओडिशा की दोस्तों जो खान है जहां पर लोया पाया जाता है। जबकि बात करूं मैं दोस्तों बेला डीला की दोस्तों जो कि मध्य प्रदेश में नहीं है भाई साहब, बेला डीला की जो खान है ना दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर जो 3 है दोस्तों ये गलत हो जाएगा। सलेम की बात करें दोस्तों ये पर तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा दोस्तों कि यूएसडीए मृदा वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है। कई बार दोस्तों एग्जामों में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो आपको पता है दोस्तों जो इंसेप्ट सोइल दोस्तों जो मृदा होती है दोस्तों ये कहाँ पाई जाती है, भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, ये बात आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा क्षेत्रफल के अनुसार। अगला प्रश्न देखेगा दोस्तों कि राजस्थान के पूर्व पश्चिमी गलियारा में सॉरी दोस्तों भारत के पूर्व पश्चिमी गलियारे पर निम्नलिखित में से कौन सा नगर अवस्थित नहीं है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था दोस्तों। पूर्व पश्चिम गलियारे की दोस्तों मैं आप लोगों से पहले भी बात कर चुका हूं दोस्तों, जब मैंने आप लोगों से बताया कि राजस्थान के जो जिले हैं दोस्तों ये सिरोही से शुरू होता है, उदयपुर होकर दोस्तों ये निकलता है दोस्तों कोटा से और बारां से होते हुए दोस्तों, तो ये दोस्तों इसमें जो प्रयागराज है ये यहाँ से दोस्तों होकर नहीं गुजरता है, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। जबकि गोरखपुर उत्तर प्रदेश से भी दोस्तों पूर्व पश्चिमी गलियारा गुजरता है, गुवाहाटी जो असम में स्थित है वहां से भी गुजरता है, और कोटा से जो कि हमारे राजस्थान में स्थित है जिसे हम दोस्तों शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है, ये वहां से भी होकर गुजरता है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो एक है वो गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा कि राष्ट्रीय युवा गुणवत्ता सूचकांक भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक सम्मिलित नहीं है दोस्तों, तो जो वायु की जो गुणवत्ता जांची जाती है ना, ये जिसमें दोस्तों कई प्रकार के दोस्तों जो उपकरण जो सूचकांक के दोस्तों उनको दोस्तों इसमें शामिल किया जाता है, जो प्रदूषक होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों जो होती है दोस्तों ये भी दोस्तों इसमें शामिल की जाती है। पीएम दोस्तों जो 10 होता है ये भी इसमें शामिल किया जाता है, पीएम 2.5 दोस्तों जो होता है वो भी इसमें शामिल किया जाता है, लेकिन कौन सा शामिल नहीं है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्साइड जो गैस होती है इसको इसमें शामिल नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर जो 4 है वो गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा दोस्तों कि कयाल भारत के किस भू आकृतिक प्रदेश का दोस्तों विशिष्ट भू आकार है,
कयाल की दोस्तों मैं आप लोगों से दोस्तों पहले भी दोस्तों हमने ज्योग्राफी क्लास में जाकर देख सकते हो दोस्तों, आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। प्ले लिस्ट में दोस्तों हमने एक बना रखी है दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी के नाम से। किसके नाम से दोस्तों? इंडियन ज्योग्राफी के नाम से, जहां पर हमने आरपीएससी के दोस्तों 40 पेपरों का दोस्तों सोल्यूशन किया है। कितने पेपरों का? 40 पेपरों का सोल्यूशन किया है दोस्तों, जहां से एक भी क्वेश्चन ज्योग्राफी का बाहर नहीं गया है दोस्तों अभी तक भी, और न जाने वाला है दोस्तों। उसकी जो सबसे बड़ी खास विशेषता ये दोस्तों कि हमने मूल किताबों के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार तथा आरपीएससी के पूरे पेपर हमने हाथ से आपको लोगों को लिखकर दोस्तों उपलब्ध कराए, ताकि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए, आपको उनको जाकर जरूर देखे। तो कयाल की दोस्तों मैं बात करूं तो दोस्तों ये जो मालाबार तट है दोस्तों केरल का, वहां पर दोस्तों ये कयाल पाई जाती है। काफी तरीके से हमने दोस्तों इसकी दोस्तों आप लोगों से दोस्तों इसकी चर्चा की थी, जाकर जरूर देखे। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कौन सी भू भौतिक आकृति ऑस्ट्रेलिया में स्थित नहीं है दोस्तों, ये आप लोगों को बताना है। तो ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल है ये भी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात करें तो दोस्तों ये भी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत की बात करें तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो 3 है दोस्तों ये गलत हो जाएगा। जबकि ग्रैंड सैंड दोस्तों जो सैंड जो मरुस्थल है ये भी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये भी बात आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न आप लोगों के सामने है कि 31वां यूएन जलवायु परिवर्तन जो सम्मेलन है कोप, जिसे M31 के नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न भी दोस्तों आने वाले दोस्तों जो लैब असिस्टेंट का जो एग्जाम होने वाला है यहाँ हूबहू कट कॉपी पेस्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। जो कोप 31 की बात करें तो दोस्तों ये भी हाल ही में दोस्तों अंतालिया में आयोजित किया गया था। ये बात याद रखना इंपोर्टेंट है, होने वाला है, आयोजित होने वाला है, ठीक है दोस्तों, आयोजित होगा भविष्य में 2026 में। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। सैन फ्रांसिस्को और सिंगापुर को जोड़ने वाला सबसे छोटा जो समुद्री जलमार्ग है वो कौन सा है? तो जो ये उत्तरी प्रशांत दोस्तों जो महासागर है, यहाँ से दोस्तों अगर जाया जाए सैन फ्रांसिस्को को से सिंगापुर के लिए तो दोस्तों सबसे छोटा मार्ग रहेगा अपने लिए, ये भी बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों कि स्वतंत्रता के पश्चात मणिपुर के विलय के संबंध में कौन सा कथन दोस्तों असत्य है? भाई साहब बहुत ही शानदार क्वेश्चन आरपीएससी के द्वारा पहली बार पूछा गया है दोस्तों, इंपोर्टेंट है और ये क्वेश्चन आने वाले समय में रिपीट हो सकता है, गौर कीजिएगा। भारत सरकार के साथ में सितंबर 1949 में विलय समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे दोस्तों, ये बात दोस्तों बिल्कुल सही आती है। मणिपुर के दोस्तों एक शासक हुआ करते थे, उन्होंने सितंबर सन 1949 की बात आती है जब भारत सरकार के साथ में उन्होंने दोस्तों समझौता किया था। मणिपुर के महाराजा ने स्वतंत्रता के पश्चात कुछ दिन पूर्व ही अधिमिलन पत्र था, जिसे हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन के नाम से जाना जाता है, इस पर हस्ताक्षर किए, ये भी बात सही आती है। जनता की राय के अनुसार महाराजा ने मणिपुर में जून सन 1949 में चुनाव करवाए थे। भाई साहब ये गलत हो जाएगा। दोस्तों ये जो चुनाव कराए गए थे सन 1948 में करवाए गए थे, तभी तो सन 1949 में जाकर दोस्तों राजस्थान हमारे भारत में शामिल होते मणिपुर के राजा। कांग्रेस के इसके विलय में पक्ष में थी, परंतु अन्य राजनीतिक दल इसके विरोध में थे, ये भी बात दोस्तों सही आती है। जो ऑप्शन नंबर जो 3 है दोस्तों ये गलत हो जाएगा। याद रखना इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आने वाले समय में। फर्स्ट ग्रेड की आ गई जो एग्जाम में बहुत ही नजदीक है दोस्तों, सेकंड ग्रेड में भी प्रश्न रिपीट होने की संभावना है, याद रखना इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेगा दोस्तों कि ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था के बारे में आप लोगों से पूछा गया है। महालवाड़ी व्यवस्था जो कि एल्फिस्टर की रिपोर्ट के आधार पर लागू की गई थी, दोस्तों ये गलत हो जाएगा। जो मालवाड़ी जो व्यवस्था थी ना वो इसके आधार पर नहीं लॉन्च की गई थी, ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो 1 है ये गलत हो जाएगा। रेतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने में थॉमस मुनरो की दोस्तों प्रमुख भूमिका रही थी, ऑप्शन नंबर दोस्तों जो बी है दोस्तों ये राइट है दोस्तों, तो केवल 20 सत्य है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो ए है वो गलत है दोस्तों, ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखना। अगला प्रश्न है कि किस क्रांतिकारी का संबंध काकोरी षड्यंत्र केस से नहीं रहा था? सन 1925 की बात आती है दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा काकोरी जो षड्यंत्र केस था, इसे जो गोपीनाथ जो शाह थे वो इससे जुड़े हुए नहीं थे दोस्तों। उन 10 प्रमुख व्यक्तियों की बात करें तो इसमें अशफाक उल्लाह खां आते हैं, रोशन सिंह भी आते हैं और दोस्तों राम प्रसाद दोस्तों जो बिस्मिल है ये भी आते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो 1 है दोस्तों ये गलत हो जाएगा, गोपीनाथ शाह इसमें जुड़े हुए नहीं थे। अगला प्रश्न देखेगा दोस्तों कि फुतुहात उल मुवाहिदीन की बात करें, जिसे दोस्तों एक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट के नाम से जाना जाता है, इस पुस्तक के जो लेखक है, ये पुस्तक दोस्तों आप लोगों को पता है फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के द्वारा पूछी जा चुकी है, तो ये राजा राम मोहन राय की पुस्तक आती है। ऑप्शन नंबर दोस्तों जो 3 है वो दोस्तों इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार के जो प्रश्न है दोस्तों मैं आप लोगों से बता चुका हूं, आप दोस्तों हमारी प्ले लिस्ट में जाकर हिस्ट्री की जो प्ले लिस्ट है उसमें दोस्तों जाकर देखिएगा, इंडियन हिस्ट्री की
लगभग हमने यहाँ पर आरपीएससी के दोस्तों लगभग 40 पेपरों का सॉल्यूशन किया है और इन 40 पेपर जो है ना दोस्तों, इन पेपरों में दोस्तों आज तक एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गए। आप एक बार जाकर जरूर देखें, 5 वीडियो देखे दोस्तों हैंड राइटिंग नोट से दोस्तों पूरी तरह से। अगर चाहते हैं दोस्तों हम इसे डिजिटल रूप में आप लोगों के सामने लेकर आए तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, हम डिजिटल रूप में इनको पुनः लेकर आ सकते हैं आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न देखेगा कि संतुलित कार्य के अधिकारियों और उनके कार्यों के संबंध में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। दबीर एकास की बात करें तो दोस्तों ये शाही अंगरखों का प्रमुखता, भाई साहब ये गलत हो जाएगी दोस्तों। जो दबीर एकास होता था ये शाही अंगरखों का कास नहीं होता था, ये दोस्तों पत्रकारिता का विभाग हुआ करता था संतुलित कार्य। किसका दोस्तों? पत्रकारिता का। ये बात आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर जो एक है दोस्तों यही दोस्तों गलत हो जाएगा। ब्रीद की बात करें तो दोस्तों ये सूचना जो विभाग का प्रमुख होता था, ये भी बात आपको याद रखनी है दोस्तों, इंपोर्टेंट है और रीट एग्जाम के द्वारा भी क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोगों को पता होगा। आरजे ममालिक की बात करें, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सैन्य विभाग का दोस्तों ये प्रमुख होता था। सदर सुदूर की बात करें तो दोस्तों ये धार्मिक जो अनुदान विभाग होता था इसका प्रमुख होता था, ये भी बात आपको याद रखनी है। बंद बारेटा वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो दोस्तों ये भरतपुर में दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछा जा चुका है, सिंपल प्रश्न है दोस्तों। प्रयाग प्रशस्ति दोस्तों कई बार आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों कि जो प्रयाग प्रशस्ति थी इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। प्रयाग प्रशस्ति की मैं बात करूं तो ये प्राकृत भाषा में नहीं हो, किस भाषा में थी दोस्तों? संस्कृत भाषा में ये उत्कीर्ण की गई थी, जिसे हम दोस्तों इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है, ये भी बात याद रखनी है। प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है, ये भी बात सही आती है। ऑप्शन नंबर जो एक है दोस्तों गलत हो जाएगा, प्राकृत नहीं संस्कृत होगी। इसकी रचना हरिसेन के द्वारा की गई थी, जो तो ये भी बात दोस्तों सही आती है। यह समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करती है, ये भी बात तो बिल्कुल सही आती है। तो ऑप्शन नंबर एक गलत हो जाएगा, याद रखना इंपॉर्टेंट है। कि सूफी संत को भारत में सूफी संप्रदाय के चिश्ती सिलसिले की स्थापना करने का जो श्रेय दिया जाता है, तो आपको पता है दोस्तों हमारे राजस्थान के जो अजमेर है वहां पर ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती है दोस्तों, इनके द्वारा दोस्तों हमारे पूरे भारत में दोस्तों चिश्ती सिलसिले की दोस्तों शुरुआत की गई थी। हमने जब भी दोस्तों हमने इंडियन हिस्ट्री की चर्चा की थी तब आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से बताया था, आप जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखेगा दोस्तों, संत जसनाथ जी के विषय में कौन सा कथन सत्य है या नहीं है। ये इनका प्रसिद्ध गुड़ला नृत्य संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों। गुड़ला जो नृत्य है दोस्तों वो इनसे संबंधित नहीं है, क्योंकि चैत्र कृष्ण जो अष्टमी आती है उसके अवसर पर दोस्तों किया जाता है गुड़ला नृत्य। ये जसनाती संप्रदाय से नहीं, हमारे पश्चिमी राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर एक ही गलत हो जाएगा। इस संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कतरियासर जो कि दोस्तों बीकानेर में स्थित है, जो कि जसनाथ जी का एक प्रमुख स्थान रहा था दोस्तों। जसनाथ जी के विषय में गुरु गोरखनाथ के शिष्य होने की मान्यता कही जाती है, कहा जाता है दोस्तों कि जो जसनाथ जी थे दोस्तों, इन्होंने जसनाथ जी ने आगे चलकर दोस्तों गुरु गोरखनाथ की दोस्तों एक मूर्ति स्थापित की और उस मूर्ति को अपना गुरु बनाया था जसनाथी संप्रदाय के द्वारा। तो ये भी बात आपको याद रखना है, क्योंकि जो गुरु गोरखनाथ थे ना दोस्तों ये गोगा जी के समकालीन थे। किसके समकालीन थे दोस्तों? गोगा जी के समकालीन थे। और आगे चल के दोस्तों जो जसनाथ जी थे ये भी इनको अपना गुरु मानते हैं, एक दोस्तों प्राण प्रतिष्ठा के तौर पर। उनके धार्मिक कर्म कांडों और अंधविश्वासों का दोस्तों विरोध किया था, किसके द्वारा? जसनाथ जी के द्वारा। ये भी बात दोस्तों बिल्कुल सही आती है, ये भी बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखेगा कि राजस्थान के निम्नलिखित लोक नृत्यों के बारे में आप लोगों को बताना है। बम नृत्य, बम नृत्य की मैं आप लोगों से चर्चा करूं तो ये अलवर और भरतपुर में दोस्तों किया जाता है। वालर नृत्य की बात करें तो दोस्तों ये सिरोही का प्रचलित है। ढोल नृत्य की मैं बात करूं तो दोस्तों ये दोस्तों जालोर का प्रसिद्ध है। और अग्नि नृत्य की बात करूं तो ये कतरिया सर दोस्तों जो बीकानेर का जो है वहां का प्रसिद्ध है। और ये अग्नि नृत्य दोस्तों इसी जसनाती संप्रदाय का, ये भी बात आपको याद रखनी। गुड़ला नृत्य नहीं है, इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेगा कि निम्नलिखित मेले जो कि राजस्थान के पशु मेले हैं, भाई साहब 4 मेले आप लोगों को दिए गए, 4 में से आप लोगों को बताना है कि राजस्थान का जो पशु मेला है वो कौन सा था। चंद्रभागा मेले की मैं बात करूं तो जो चंद्रभागा जो मेला है दोस्तों झालावाड़ में पड़ता है, पशु मेला है, याद रखना इंपोर्टेंट है। तिलवाड़ा की बात करें जो कि दोस्तों वर्तमान में बालोतरा में आता है, ये भी दोस्तों एक प्रकार से दोस्तों पशु मेला है। सीताबाड़ी मेला दोस्तों जो सीताबाड़ी मेला है ये दोस्तों एक प्रकार से पशु मेला नहीं है। पर्वतसर की मैं बात करूं जो कि नागौर में स्थित है, ये भी दोस्तों एक प्रकार से पशु मेला है। तो इसमें मैं बात करूं ए सही है, बी सही है और द सही है दोस्तों। तो ब और द सही है, ब द। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो राइट हो जाएगा। सीताबाड़ी के मेले की मैं आप लोगों से बात करूं दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जो बैसाख आता है ना दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो जेठ के दोस्तों जो अमावस आती है ना दोस्तों, जेठ के दोस्तों जो अमावस्या आती है उस दिन दोस्तों सीताबाड़ी का मेला बढ़ता है दोस्तों, याद रखना। और इसे राजस्थान में दोस्तों जो शहरी जनजाति ने उसका कुंभ भी कहा जाता है। राजस्थान के जो
किशनगंज जो तहसील है यहाँ पर आयोजित होता है दोस्तों ये सीताबाड़ी का मेला जेठ महीने की अमावस को। चित्रकला जो कि कोटा शैली के विषय में कौन सा सही सत्य है दोस्तों ये आप लोगों को बताना है। तो सत्य नहीं है, सत्य दोस्तों 3 है, चौथा सत्य नहीं है। कोटा शैली सुंदर नारी आकृतियों के लिए जानी जाती है और शिकार के दृश्यों के लिए जानी जाती है। कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। महाराव भीम सिंह जी के काल में के चित्रों में वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव इसमें दोस्तों दिखाने को मिलता है, ये भी बात सही है। महाराव उमेद सिंह के काल में शिकार के चित्रों की प्रमुखता दिखाई देती है, ये भी बात सही आती है। कोटा शैली जयपुर शैली से पृथक होकर स्वतंत्र शैली के रूप में विकसित हुई। दोस्तों कक्षा 10 की जो आपकी दोस्तों जो आरबीएससी की बुक इसमें साफ साफ कहा गया है कि दोस्तों जो कोटा शैली थी ये बूंदी शैली से अलग हुई थी। दोस्तों कहां से हुई थी? बूंदी शैली से अलग हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है दोस्तों ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार आप लोगों को करना है। 25 मार्च सन 1948 को राज्यों के संघ जिसका विलय संयुक्त राजस्थान रखा गया का निर्माण हुआ था। दोस्तों 25 मार्च सन 1948 की बात आती है तब इसे दोस्तों संयुक्त राजस्थान नहीं बल्कि राजस्थान संघ नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? राजस्थान जो संघ है वो इसको नाम दिया गया था। तो इसी वजह से हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वो गलत हो जाएगा। उदयपुर राज्य भी इसमें सम्मिलित किया गया तथा माणिक्यलाल वर्मा को मुख्यमंत्री पद की शपथ 1 मई सन 1948 को दिया गई। उदयपुर दोस्तों जो राज्य था वो इसमें शामिल नहीं हुआ था, ये भी दोस्तों बात गलत हो जाएगी। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। राजस्थान के दुर्गों और उनके प्रकारों के बारे में आप लोगों को दोस्तों सही युग्म आप लोगों को बताना है। जैसलमेर की बात करें दोस्तों सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो जैसलमेर दुर्ग की बात करें तो दोस्तों ये धानवन दुर्ग आता है। गागरोन दुर्ग की मैं बात करूं तो ये ओदक अर्थात ओदक का मतलब होता है दोस्तों जल दुर्ग, तो ये भी दोस्तों बात सही है। सिवाना दुर्ग की बात करें तो ये पारिक दुर्ग नहीं, ये कैसा दुर्ग है दोस्तों? ये दोस्तों वन दुर्ग। कैसा है दोस्तों? वन दुर्ग है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है दोस्तों ये गलत हो जाएगा। जालोर दुर्ग की मैं बात करूं तो दोस्तों एरन दुर्ग की श्रेणी में आता है, ये भी बात सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। आज का दोस्तों हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों सब इंस्पेक्टर पर्ची का। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर सकते हो दोस्तों और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय हम यहाँ से दोस्तों आपके लिए बहुत ही शानदार दोस्तों एक स्कीम लॉन्च करने वाले हैं। भारत की दोस्तों हिस्ट्री, भारत की ज्योग्राफी और भारत का संविधान इस प्रकार से आप लोगों के लिए दोस्तों लाया जाएगा ट्यूशन के रूप में, एमसीक्यू के रूप में, जो आज दिन तक ना आप लोगों ने देखी होगी ऐसी वीडियो न कहीं सुनी होगी। बड़े बड़े कोर्स लेने से दोस्तों कुछ होता नहीं है दोस्तों। आप एक बार वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, अगर पसंद आए तो ही आप दोस्तों चैनल पर रहिएगा, वरना आप अपनी कोचिंग संस्थान ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। लेकिन एक बार जरूर जाकर देना दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार के अगर आप लोगों ने हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देखे होंगे ना, बहुत ही शानदार तरीके से हमने दोस्तों इस प्रकार की चीजें सोल्व की थी। आरपीएससी के 40 पेपरों का सोल्यूशन किया था जहां से एक भी प्रश्न बाहर नहीं गया है। उन्हीं सभी प्रश्नों को हम डिजिटल रूप में लेकर आएंगे। तो राजस्थान की हिस्ट्री हो दोस्तों, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, उनको भी हम लेकर आएंगे स्पेशली दोस्तों, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। जालोर के चौहान शासकों यानी राजाओं को निम्नलिखित काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो जालोर के दोस्तों जो चौहान शासकों की मैं बात करूं तो दोस्तों सबसे पहले जो इन शासकों में बात करूं तो उदय सिंह का नाम आता है। उदय सिंह के बाद में जो शासक बनते हैं वो बनते हैं दोस्तों चाचिंग देव, और चाचिंग देव के बाद में जो शासक बनते हैं सामंत सिंह बनते हैं, और सामंत सिंह के बाद में बनते दोस्तों कानड़ देव चौहान दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी और ए हो जाएगा दोस्तों, CABD ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही दोस्तों। कल दोस्तों 6 अप्रैल है दोस्तों, 6 अप्रैल को दोस्तों सेकंड टाइम पे दोस्तों जो 6 शाम की पारी का दोस्तों जो जीके और जीएस का जो पेपर आयोजित होने वाला उसकी भी हम आंसर की आप लोगों को लेकर जरूर आएंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।